हसनैन, ज्ञानचंद, नयाब, विशाल और ये जो भाई हमारे इन्फिनिक्स के नाम से हैं, ये प्लीज़ अपने नाम से आ जाए। कोशिश क्या करें कि अपने नाम से जो है ना वो एंटर हो। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो माजरत आप लोगों से कि हमारी क्लास थोड़ा सा टाइम से थोड़ा सा डिले हो गई। रीज़न आपको गौहर ने मैसेज कर दिया था कि ट्रैफिक वगैरह की वजह से जो है वो मैं थोड़ा लेट हो गई। बहरहाल हम सबसे पहले तो जो है ओरिएंटेशन के हवाले से, ओरिएंटेशन के अंदर हमने कुछ बातें डिस्कस कर ली थी कि PRC 3 का जो सब्जेक्ट है जो मैं आप लोगों को लेकर चलूँगी आप लोगों के साथ, उसके बेसिकली अब 2 वॉल्यूम्स हो गए हैं, 2 पार्ट हो गए हैं। आईकेप ने उसको 2 सब्जेक्ट्स को मर्ज कर दिया है। एक इकोनॉमिक्स पोर्शन है आपका, दूसरा जो है वो आपका बिजनेस पोर्शन है जो कि मर्ज हो गए हैं, ठीक है, PRC 3 के अंदर। तो बेसिकली ये तो हमारी जो बुक इस वक्त मैंने ओपन करके आप लोगों के सामने करी हुई है, ये आईकेप की ओल्ड वर्जन की बुक है। तो इसमें आपको 13 चैप्टर्स दिख रहे हैं। लेटेस्ट जो वर्जन है जो आपको आईकेप की वेबसाइट से मिल जाएगा, मैं भी प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, उसमें अब 12 चैप्टर्स हो गए हैं। और ये आईकेप ने कोई मेहरबानी नहीं करी आप लोगों पे, वो इस वजह से कि इसमें जो 2 चैप्टर्स हैं उनको सिंपली आईकेप ने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। ये 2 चैप्टर्स मर्ज हो गए हैं, ठीक है। ये मैं इकोनॉमिक्स पोर्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। यानी PRC 3 का सब्जेक्ट अब जो है ना वो काफ़ी पहले के मुकाबले में और ज़्यादा जो है ना लार्ज सिलेबस हो गया है, क्योंकि पहले सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा करते थे PRC 3 में, अब बिजनेस का भी पोर्शन अलग है। तो मैं इस वक्त इकोनॉमिक्स पोर्शन की बात कर रही हूँ कि सिर्फ इकोनॉमिक्स पोर्शन जो है उसमें 12 चैप्टर्स हैं आपके, जिसको आप 13 चैप्टर्स ही एज्यूम करें क्योंकि 2 चैप्टर्स मर्ज हुए हुए हैं। जबकि आपका जो बिजनेस पोर्शन है उसके अंदर 8 चैप्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो मैं इकोनॉमिक्स से लेकर स्टार्ट कर रही हूँ, बिजनेस पे हम बाद में आएंगे। बिजनेस रिलेटिवली इजी है इकोनॉमिक्स से, ठीक है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई थोड़ा सा बुक के हवाले से बात। आपको आईकेप की वेबसाइट से इजीली जो है वो सारे सब्जेक्ट्स की बुक अवेलेबल मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने पेपर के हवाले से भी आप लोगों को बताया था कि जो PRC 3 का पेपर है वो आपका MCQs बेस्ड होगा। 50 MCQs आएंगे, जिसमें से हाफ यानी 25 MCQs आपकी इकोनॉमिक्स पोर्शन से आ रहे होंगे और 25 बिजनेस पोर्शन से आ रहे होंगे, ठीक है ना। 100 मार्क्स का पेपर होगा, एक MCQ के 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो कंप्यूटर बेस्ड आपका कंप्लीट पेपर होगा, सही है। पेपर के हवाले से बात हो गई। अच्छा, अब असल बात ये है कि मैं किस तरीके से इस पेपर को लेकर चलूँगी। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन तो दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे बार बार अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए होता है कि मैं ऑलरेडी ओरिएंटेशन में आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। नाम आप लोगों को पता है मेरा, ठीक है ना। और क्वालिफ़िकेशन जो है वो MS है, MPhil किया हुआ है मैंने इकोनॉमिक्स में, और CA के अंदर पढ़ाते हुए मुझे जो है वो 7 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जो कि ओरिएंटेशन अटेंड नहीं कर पाए थे। अच्छा जी, अच्छा अब सबसे अहम बात पर आते हैं, ठीक है, काम की बात करते हैं। वो ये है कि हम किस तरीके से अपने पेपर की तैयारी करेंगे, किस तरह से लेकर चलेंगे कि हम फर्स्ट गो में इजीली किसी भी टेंशन के बगैर अपना पेपर क्लियर कर दें, ठीक है ना। उसका तरीक़ेकार ये कि देखिए, कुछ बातें हैं जो मैं हमेशा फ़र्स्ट क्लास में डिस्कस करती हूँ। जो स्टूडेंट्स उनको फॉलो करते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन जो स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते, मेजॉरिटी वो होती है जो फॉलो नहीं करते, वो आखिर में परेशान बैठे हुए होते हैं। पहली बात ये है कि मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि जो मैंने ओरिएंटेशन में भी बोली थी कि कोशिश कीजिएगा कि क्लास को फ़िज़िकल आकर लें, ठीक है ना। ये सबसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई आप क्लास आकर कैंपस में लें। उसका जाहिर है जो एक इन्वायरमेंट क्लास का होता है वो एक डिफरेंट होता है, घर में बैठिए क्लास लेने का एक अलग इन्वायरमेंट होता है। अच्छा, इन एनी केस आप कराची के अंदर नहीं हैं, कराची से बाहर किसी और जगह पर हैं, किसी और सिटी में हैं, तो जाहिर है फ़िज़िकल नहीं आया जा सकता। हालांकि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में आकर यहाँ कराची में रह रहे होते हैं, लेकिन ठीक है, अगर कोई इशू है तो आपने सेकंड ये कोशिश करनी है कि लाइव क्लास लें, रिकॉर्डेड को भूल जाएं।
कि रिकॉर्डिंग की कोई फैसिलिटी आपको अवेलेबल है या आप भूल जाए। ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में जब किसी वजह से, क्योंकि देखिए जब आप घर से ले रहे होते हैं ना, घर में हज़ार मसले चल रहे होते हैं, ठीक है ना, मेहमान आ गया, कोई फला जगह जाना पड़ गया, ठीक है, ये मसले मसाइल बहुत होते हैं। लेकिन आपने पहले ही दिन से अपने घर वालों को ये बात बता देनी है कि भाई इस टाइम मेरी क्लास होगी और इस टाइम मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकता या हिल नहीं सकती, ठीक है ना। तो सारे मैटर्स एक तरफ, पहले बिल्कुल ऐसे जैसे इंस्टीट्यूट में बैठ के क्लास ले रहे हैं, उस दौरान कोई दूसरा काम नहीं होगा, क्लास लेने के बाद जो करना है आपने करें, ठीक है ना। तो क्लास आपने फिजिकल या लाइव लेनी है, रिकॉर्डेड की तरफ नहीं जाना। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि देखिए अब आप डेली क्लास ले रहे हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस किसकी करनी है? हर चैप्टर के मैं एमसीक्यूज़ आपको दूंगी, वो भी आपको मैं शो कर देती हूँ। अब आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप बोल रहे हैं सारे समझ तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप यकीन जानें कि अगर मैं एक क्विज़ आपका लूँगी तो, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की भी होगी एमसीक्यूज़ की, तो आपके लिए पास करना 99% जो है पॉसिबिलिटी है कि आप पास नहीं कर पाएंगे, 99%। यानी आप एक चीज़, आपको बहुत चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन जब मैं उसके एमसीक्यूज़ दूंगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या पूछा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट का समझ में आना और उसके एमसीक्यूज़ का सॉल्व करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। जब तक आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल है पेपर पास करना, ठीक है ना। तो मेरा तरीक़ेकार ये है कि जैसे आज मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, ठीक है ना, और जब फर्स्ट चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट मेरे हो जाएंगे, उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं आपको बता दूंगी क्लास के एंड में कि भाई लेट्स से 1 से लेकर 10 तक आप एमसीक्यूज़ अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये आपका काम है, क्योंकि घर आके मैं डंडा लेकर आपके सर पे नहीं खड़ी हो सकती, ये आपने खुद अपने साथ करना है। तो आपका ये काम है कि आपने वो 10 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जो आपको टारगेट दिया जाए, असाइनमेंट दिया जाए, होमवर्क दिया जाए, वो आपने डेली के डेली करना है। सीए में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। जो बच्चा आज का काम कल पे डाल देता है, उसका बेड़ा गर्क मच जाता है। आखिर में पेपर से पहले उसके पास इतनी पेंडिंग चीज़ें पड़ी हुई होती हैं कि उनको कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात ये कि आपने क्लास डेली लेनी है, लाइव या फिज़िकल। दूसरी बात ये कि जो असाइनमेंट या होमवर्क आपको टीचर्स दें, उनको लाजमी आपने करना है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टाइम लाजमी रखें। जो सब्जेक्ट जितना मुश्किल लगे उसको उतना ज़्यादा टाइम दें। नॉर्मली ये होता है कि जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं वो नॉर्मली स्टूडेंट्स को काफ़ी बोरिंग लगते हैं, ठीक है ना। मैथ्स है, अकाउंटिंग है, ये जब आपको समझ में आ रहे होते हैं तो आप जब करने बैठते हैं आपको बहुत मज़ा आता है। हर किसी का है, हर किसी को बड़ा अच्छा लग रहा होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आपको मज़ा आ रहा होता है, आप सॉल्व कर रहे होते हैं, वो इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन जब आप थ्योरी लेकर बैठते हैं तो आपको नींद आने लग जाती है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, और आई थिंक मेजॉरिटी उन्हीं की होगी। ज़्यादातर मेडिकल इंजीनियरिंग वाले बैठे हुए हैं हमारे पास। कॉमर्स का है कोई? आप हो बस कॉमर्स के। आप तीनों मेडिकल से हो? आप इंजीनियरिंग से हो? आप कॉमर्स से हो? इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो पहले? याद है कुछ? तो कितना टाइम हो गया कॉमर्स पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वैसे भी मुझे पता है इंटर लेवल पे जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है वो किस तरह से पढ़ाई। हमारे पास 5 ईयर होती है, हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको बस हम उनका रट्टा मारते हैं और बस पेपर क्लियर हो जाता है। खैर, तो इंटर जहाँ से जैसे भी किया है भूल जाएं, वो बिल्कुल अलग लेवल था और ये बिल्कुल अलग लेवल है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, अरे भाई पहले भी तो हम तो ऐसे ही हैं, हम एग्ज़ाम से 1 महीना पहले बैठते हैं और बस हमारा पेपर क्लियर हो जाता है। इस एटीट्यूड के साथ एंटर होते हैं। तो भाई सीए एक बिल्कुल अलग फील्ड है, ये आपको भी बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसमें इस तरह का नहीं चलेगा, आपने डेली टाइम देना है और जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मुश्किल लगे उस पर ज़्यादा टाइम दें, ना कि उससे भागें, ठीक है, उसको फेस करें आप, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोगों से शेयर करनी थी मुझे, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इकोनॉमिक्स में मैं ये बोलती हूँ कि आप लोग अपने नोट्स बहुत प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए स्टार्ट जब हम लेकर चलेंगे आप बोलेंगे तो बड़ा ही आसान है, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, फालतू में मैं इतनी बातें कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल होते जाएंगे, और इकोनॉमिक्स का हर कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप अभी तो शायद देखिए फर्स्ट चैप्टर में इतना ज़्यादा फील ना करें, लेकिन जब चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, एक क्लास आप नहीं लेंगे, दूसरी क्लास में आप आएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है।
जब तक आप प्रीवियस क्लास नहीं ले पाएंगे आपको आगे की क्लास समझ में नहीं आएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन करें हर क्लास से पहले, 10 to 15 मिनट्स दें क्लास स्टार्ट होने से पहले कि मैं जल्दी से रिवाइज करूं कि हमने कल क्या पढ़ा था। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डेली बेसिस पर अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है ना, कि ये क्वेरीज हैं, ये हमने मिस से आके जो है ना वो पूछनी है सबसे पहले कि आपने पढ़ाया था, इसमें ये बातें समझ में नहीं आई, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है इस सब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम हो गया है पढ़ाते हुए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि बच्चे आजकल के स्पेशली बुक रीडिंग से बहुत कतराते हैं। बुक रीडिंग बहुत मुश्किल से हो पाती है, ठीक है ना, बुक को देखकर अजीब कुछ होने लग जाता है। तो उसके लिए मैंने जो है ना हर चैप्टर के एक समरी नोट्स तैयार करे हुए हैं, ठीक है ना, जो की पॉइंट्स हैं उनको इस तरीके से स्लाइड में रखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि मिस बुक रीड नहीं करनी, बुक बिल्कुल रीड करनी है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। कोई टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप जो है बुक रीड ना करें, लेकिन क्लास के अंदर जाहिर है इतनी एक एक लाइन हम नहीं रीड कर सकते, तो उसके लिए एक समराइज नोट्स हमने तैयार किए हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। और जब हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ भाई क्या करना चाहिए, हमें एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, एमसीक्यूज़ का ये सिनेरियो है कि जैसे मैंने आपको आज पढ़ाकर बोला कि 10 एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करना है, ठीक है, आप घर में सॉल्व करेंगे। इन केस आपको कुछ समझ में नहीं आता कि भाई 10 एमसीक्यूज़ में से जो 10th था वो समझ नहीं आया, बाकी सारे हो गए, तो आप अगले दिन आके क्लास में पूछेंगे, तो मैं क्लास में समझाऊंगी। ये तरीक़ेकार है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने आप पे छोड़ दिया, बस हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ठीक है। वो जब आपको असाइनमेंट दिया जाएगा अगले दिन आपने आकर बताना है, वो जब भी बताएंगे जब आप कर रहे होंगे। अगर जो बच्चा क्विज से एक दिन पहले बैठ के सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा है तो वो ज़ाहिर है ये 114 एमसीक्यूज़ हैं सिर्फ चैप्टर 1 के, पॉसिबल ही नहीं है कि हो सकें। तो इसलिए आपने डेली अपना टारगेट बनाना है कि मैंने 10 to 15 एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। चैप्टर एंड होने पे हम क्विज लेते हैं, ये एक मेथड है। अगर आप इस मेथड को प्रॉपर तरीके से जो है ना इसके सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो फिर पेपर पास करना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपने अगर स्टेप्स को फॉलो नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। चलें, पेपर के हवाले से कुछ पूछना है, सब्जेक्ट के हवाले से कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन है जहन में तो पूछ लो, वरना फिर हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, ऑनलाइन बच्चों में से किसी ने कुछ पूछना है, कुछ भी पेपर के हवाले से या PRC 3 सब्जेक्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन है, या हम बढ़ें आगे? चलें, कब ख़त्म होगा हमारा? ये होता है कि जैसे आप लोगों का मई बैच है, मई में आप लोगों के पेपर्स होंगे मिड के अंदर, तो अप्रैल के एंड तक आपका कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपके पास एटलीस्ट 15 डेज़ हों सेल्फ स्टडी के लिए। अच्छा, वो कंप्लीट जो हो जाएगा वो विद रिवीजन, साथ साथ आपके सारे क्विजेज हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपकी तैयारी अपनी हुई भी होगी, ये नहीं कि आपने बस अब अभी क्लासेस ली हुई हैं अब आपको बैठ के सारा कुछ खुद से करना है, तैयारी मैंने करवाई भी होगी। वो 15 डेज सिर्फ ये रिवीजन के लिए हैं आपके। तो ये है, तो मेरा तो अब जैसे अभी जनवरी बैच है, जनवरी के पेपर्स होने वाले हैं 21 से, कल से, आज 20 है ना, हमारी 19 है, अच्छा 28 से पेपर होंगे उसके स्टार्ट। तो दिसंबर के एंड तक उनका कोर्स विद रिवीजन कंप्लीट है, तो वो जब से सेल्फ स्टडी चल रही है उन लोगों की, ये है। अच्छा जी, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि बिल्कुल एक बेसिक चैप्टर है, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स की, थोड़ा सा इसके हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं एज पर इकोनॉमिस्ट, डेफिनेशंस तो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ी सी जनरल बातें मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ।
ताकि थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक पता चल जाए। अच्छा, अब ये जो टर्म है इकोनॉमिक्स, सॉरी, इससे मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल भी साइलेंट पे होना चाहिए और आप लोगों का भी। असल में मैं जब एक दफ़ा साइलेंट कर देती हूँ तो मुझे फिर साइलेंट से हटाना याद नहीं रहता और फिर उस पर जो है ना वो काफ़ी नाराज़गियाँ होती हैं घर वालों की। अच्छा जी, तो इकोनॉमिक्स का की जो ये टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई हुई है। और वो जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है भाई आपका, वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमोस। कुछ जगहों पर आपको ओइकोनोमिया भी दिखेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये इस टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब है, किसी को पता है? होम मैनेजमेंट, ठीक है ना। अच्छा, इकोनॉमिक्स की टर्म से आपको कुछ समझ में आता है? ऐसी कोई आइडिया, कोई तुक्का मार दें कि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते होंगे? इकोनॉमिक्स क्या क्या सब्जेक्ट होता होगा? किसी नहीं चल रहा ना? वेलफेयर ऑफ नेशन, अच्छा ठीक है। और कोई किसी का गेस? तुम लोग के नाम नहीं पूछे मैंने, क्या नाम है आपका? लामिया, LAMIA, ओके। अनम, लामिया क्या मतलब है आपके नाम का? रोशन सितारा, ठीक है। कि आपको भी रटा हुआ होगा क्योंकि हर कोई पूछता होगा आपसे, यूनिक नाम का यही होता है। आपका क्या नाम है? आपका नाम रोशनी है, चलो अब याद रहेगा, रोशन सितारा रोशनी, ठीक है। आपका क्या नाम है? दुआ और शैया, ठीक है। तो लामिया, रोशनी, दुआ, शहरियार, तुम्हारा नाम भूल गई हूँ, अनम, ठीक है। हाँ, अनम कोई गेस इकोनॉमिक्स की टर्म्स सुनकर कि क्या हो सकता है इसमें, हम क्या पढ़ सकते हैं इसमें? जी, बजटिंग पढ़ेंगे, ठीक है, सही है, एक ये वाली बात भी ठीक है, बिल्कुल। और सॉरी आ रही है बस। हाँ भाई, तो मैं ये पूछ रही थी कि इकोनॉमिक्स टर्म पढ़ के फर्स्ट जहन में क्या आता है कि ये सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने क्या वाले हैं? तो सबसे कॉमन बात जो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स से आपको देखकर पता लग सकता है, वो इकोनॉमी के हवाले से कोई बात, इकोनॉमिक्स है तो उसमें इकोनॉमी के हवाले से कोई बात करेंगे, ठीक है, हम अपनी इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे होंगे। अच्छा, ये क्या मतलब निकल के आया ओ इकोनॉमोस का? होम मैनेजमेंट, यानी घर कैसे मैनेज होता है, ठीक है ना, होम मैनेजमेंट, घर कैसे मैनेज होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, इकोनॉमिक्स का क्या कनेक्शन है वो देखें, सोचें। हमारा घर मैनेज करता कौन है? हमारे पेरेंट्स, ठीक है ना। मैनेजमेंट में क्या आ जाता है? मैनेजमेंट में ये आता है कि भाई मंथली एक बजट बनता है हमारा, ठीक है ना, और उस बजट में क्या होता है कि भाई ये सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है ना, और ये एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है ना, ये खर्चे हैं, बच्चों के इतनी फ़ीस जानी है, इतना ट्रांसपोर्टेशन का है, इतने की ग्रॉसरी आनी है, केबल के इतने पैसे जाने हैं, नेट के इतने पैसे जाने हैं, फला, बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि उस इनकम को उन डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स में एलोकेट करने की कोशिश करते हैं। यानी वो क्या कर रहे होते हैं, अगर उसको हम इकोनॉमिक्स की टर्म में समझे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन मतलब कहाँ लगाना है रिसोर्सेज को, एलोकेट कहाँ करना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे होते हैं। उनकी कोशिश क्या होती है कि उस इनकम में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरियात हैं, ख्वाहिशात, उनको पूरा किया जाए, ठीक है ना। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई बात बोलते हैं कि इस दफ़ा जो है ना मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं यार इस महीने रुक जाओ, अगले महीने दे देंगे, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे होते हैं, प्रायोरिटी सेट कर रहे होते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, अभी ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है तो अभी इनकम यहाँ लग जाएगी, ठीक है ना। ये है सारी मैनेजमेंट कि रिसोर्सेज को कैसे
एफिशिएंटली एलोकेट किया जाए कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल किया जा सके, ठीक है ना। अब अगर हम इस होम को ब्रॉड लेवल पे देखें, जैसे हमारा घर है वैसी हमारी इकोनॉमी है, जैसे हमारे घर को हमारे पेरेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं, ऐसी हमारी इकोनॉमी को कौन मैनेज कर रहा होता है, गवर्नमेंट मैनेज कर रही होती है। जैसे हमारे पेरेंट्स मंथली बजट बनाते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट भी सालाना एनुअल बजट बनाती है, जैसे इन्होंने कहा कि बजटिंग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली बजट में होता क्या है, बजट में ये होता है कि मेन बात ये होती है भाई ये रिसोर्सेज हैं, इतना फाइनेंस है, अब इन पैसों को, इस फंडिंग को एजुकेशन पे कितना लगाना है, हेल्थ पे कितना लगाना है, डिफेंस पे कितना लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लगाना है, ठीक है ना। तो डिफरेंट सेक्टर्स पे कितना एलोकेट करना है। अगर डिफेंस पे ज़्यादा लगा दिया तो क्या होगा, बाकी सेक्टर्स पे इतना नहीं लगा पाएंगे, जितना मर्जी चाहे जितने सेक्टर पे लगाओ। ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट बोले भाई अब आज इस दफ़ा एजुकेशन पे इतने अरब लगा देने, हेल्थ पे भी हम चाह रहे हैं इतने अरब लगा दें, सब पे ना खूब पैसा लगाएं, पैसा आएगा कहाँ से। तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज जो हैं क्या वो अनलिमिटेड हैं, नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इस बात से आपको इकोनॉमिक्स की एक बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम समझ में आ गई। ये मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम है, आप यूं समझ लें जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट बना, इतनी बड़ी बात। और इसको हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, इसको स्कार्सिटी भी कहा जाता है, स्केर्सिटी भी कहा जाता है। स्केर्सिटी का टर्म का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ रिसोर्स हो कि क्या हो, लिमिटेड हो, फाइनाइट हो, ठीक है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज का होना, ये एक फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अच्छा, इस प्रॉब्लम की वजह से सब्जेक्ट क्यों बना, क्योंकि जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो आपको उसको क्या करना होता है, वाइसली यूटिलाइज करना होता है। आपको डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ के करनी होती है कि यार बस यही है, अब इसको ऐसे यूज़ करना है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ भाई सबसे स्केर्सिटी की एग्जांपल में एक टाइम भी तो स्केर्स है, हमारे पास लिमिटेड है, कितने काम है ना जो हम करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये कि क्या है, हमें उन सबको 24 आवर्स के अंदर ही करना है। अब उसमें सोना भी है, खाना भी है, ठीक है ना, फैमिली टाइम भी स्पेंड करना है, पढ़ना भी है और दूसरी एक्टिविटीज़ भी करनी है। हमने इन्हीं दिन के 24 घंटों में अपनी एक्टिविटीज़ को करना है, ठीक है ना। इस टाइम क्लास ले रहे हैं तो इस टाइम टीवी नहीं देख सकते, इस टाइम सो नहीं सकते, इस टाइम फैमिली टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि आप इस टाइम क्या ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और ये प्रॉब्लम, ये आधी प्रॉब्लम बताई। फुल प्रॉब्लम क्या है, आर बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। जो मेन प्रॉब्लम है ना इकोनॉमिक्स की, वो क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये एक मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की कि भाई इंसान की जो ख्वाहिशात है ना वो अनलिमिटेड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो क्या हैं, लिमिटेड है, यानी सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना है, ऐसे एलोकेट करना है कि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा कर सकें, मैक्सिमम तक जा सकें। अनलिमिटेड तो नहीं हमारी अचीव हो सकती, लेकिन हम मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, ये हमारी क्या होती है, कोशिश होती है। अब ये कोशिश कैसे पूरी होगी, जब आप प्रॉपर डिसीजन लें, चीज़ों को एनालाइज करते हुए, ठीक है, कि लेट्स से आपके पास 500 रुपये हैं, आपके पास 2-3 चीज़ें हैं ऑप्शंस में कि 500 से ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। आप प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, किसका सबसे ज़्यादा फायदा और कब से सबसे कम कॉस्ट है, उसको देखते हुए आप डिसीजन लें। तो बेसिकली मैंने आपको ओरिएंटेशन में एक बात बोली थी कि इकोनॉमिक्स आपको क्या सिखाती है, डिसीजन मेकिंग, आपको ये डिसीजन मेकिंग पावर देती है। एक CFO लेवल पे बैठा हुआ बंदा, अगर उसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई
तो वो नहीं पहुंच सकता CFO लेवल पर। अगर उसको सिर्फ अकाउंटिंग आती है, उसको इकोनॉमिक्स कुछ का कुछ पता नहीं है, तो वो उस लेवल तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको आपकी इकोनॉमी के बारे में सिखाती है, आपको पॉलिसीज के बारे में सिखाती है। मुझे एक डिसीजन लेना है अपने बिजनेस के हवाले से, अगर मुझे पता ही नहीं है इकोनॉमी में चल क्या रहा है, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, मैंने देखा कि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इस बात से, मुझे पता ही नहीं है, मैंने इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ी हुई। मैंने अपने बिजनेस में बोला कि यार अब हम जो है ना, अगले डिमांड हमारी काफ़ी अच्छी चल रही है, अब हम प्लान करते हैं अगले साल हमें एक्सपेंशन की तरफ जाना है, अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। अगले साल हमने प्रोडक्शन बढ़ाई, पता चला डिमांड ही कम हो गई, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था ना, वो मुझे पता ही नहीं था वो क्या पॉलिसी है, उसका क्या इफेक्ट पड़ना था इकोनॉमी पर। मैंने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन क्या हो गया, मैं लॉस में चली गई, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स नहीं पता थी। तो इकोनॉमिक्स अब आप पढ़ोगे, आपको अपनी इकोनॉमी के बारे में सीखने को मिलेगा, इकोनॉमी में कौन सी पॉलिसीज़ लग रही होती हैं, उनका क्या इम्पैक्ट आता है कॉमन लेमैन पर, एक बिजनेसमैन पर, क्या एक एक्सपोर्टर पर, इम्पोर्टर पर क्या इफेक्ट आ रहा होता है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग आपकी जो है चेंज हो जाती है इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद। ये आपको इकोनॉमिक्स पढ़ के ही समझ में आएगा। एक होता है कहने वाली बात, एक होता है जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको खुद चेंज फील होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपकी बहुत वैल्यू एडिशन होगी, बहुत ज़्यादा आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो आपको पहले नहीं पता, ठीक है। तो इसको बस हम यहाँ ख़त्म करते हैं इस तरीके से कि होम मैनेजमेंट को अगर हम ब्रॉड लेवल पर लेकर चले जाएं तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी स्टेट मैनेजमेंट आ जाएगी। तो इकोनॉमिक्स का एक तो सिंपल मतलब क्या है कि हम उसमें मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। किस चीज़ की मैनेजमेंट? रिसोर्सेज की, कि हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, कैसे एलोकेट करना है अमंग डिफरेंट यूजेस एफिशिएंटली, ठीक है ना। मज़ीद इकोनॉमिक्स के हवाले से भी हम जब डेफिनेशंस पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की तो उस पर बात करेंगे। एक सेकंड, इसको क्या हो गया? अच्छा, ये एक डिस्क्लेमर है कि भाई फर्स्ट चैप्टर आपको बोरिंग लगेगा, तो इसके लिए तैयार रहें, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जब हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे तो रिलेटिवली आपका इंटरेस्टिंग हो जाएगा थोड़ा सा। फर्स्ट जब भी आप किसी चीज़ में डेफिनेशंस पढ़ रहे होते हैं ना तो वो बोरिंग हो जाता है, बट क्या करें। जी गौहर, ये पीसी बंद हो गया है। ओके ओके ओके। अनाम, आप इंजीनियरिंग से ऐसा क्या हुआ कि आप सीए की तरफ आ गई? अच्छा, तो फिर आपने कॉमर्स क्यों नहीं लिया? अच्छा अच्छा अच्छा। आपने बोला मैं सब पढ़ लूँ, मुझे सब पता चल जाए, कुछ रह ना जाए कोई फील्ड। ठीक है जी। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन से, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो किसकी है? एडम स्मिथ की। अब ये एडम स्मिथ जो है ना, ये बड़े फेमस हैं क्योंकि इनको हम फादर या फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कह रहे होते हैं। और फादर और फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको क्यों कहा जाता है? ऐसे नहीं कहा जा सकता। इसके दो रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि यही थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया। यानी इससे पहले इकोनॉमिक्स की एग्जिस्टेंस तो हमेशा से थी, लेकिन वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ ना मिक्स होकर पढ़ाया जाता था। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, उनका एक मिक्सचर के साथ पढ़ाया जाता था। इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे आइडेंटिटी दी, ठीक है ना। पहली रीज़न तो जाहिर है फाउंडर कहलाएंगे, फादर कहलाए। दूसरी रीज़न ये कि इनकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत थ्योरीज़ हैं जो एडम स्मिथ ने दी
ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी इनको फादर और फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अच्छा, ये जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल, तो इसको क्लियर कर लें कि यहाँ पे जो स्कूल है वो कोई वो वाला स्कूल नहीं है जो हम स्कूल से मैट्रिक करके और निकल रहे होते हैं, ये ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ से उन्होंने पढ़ा हुआ है और या जिसके वो फाउंडर हैं। बेसिकली ये स्कूल ऑफ थॉट की बात हो रही है। स्कूल ऑफ थॉट किसे कहते हैं? डिफरेंट नज़रियात, ठीक है ना। अच्छा, अब जो इकोनॉमिक्स है इसमें आपको बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स मिलेंगे। अगर मैं नेम भी करूँ तो 7 और 8 तो मैक्सिमम हैं स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी डिफरेंट नज़रियात, इकोनॉमी को देखने के डिफरेंट नज़रिया, ठीक है ना। यानी लेट्स से मैं आपको मिसाल देती हूँ कि एक बंदा कह रहा है कि भाई इकोनॉमी में इस वक्त महंगाई बहुत चल रही है, इसको सही करने का तरीका ये है कि टैक्सेस बढ़ा दो। अभी आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, ऑब्वियसली बाद में लिंक बनेगा। एक बंदा कह रहे नहीं, टैक्सेस बढ़ाना जो है वो जो है ना सही सोल्यूशन नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, सेंट्रल बैंक को चाहिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। तीसरा कोई दूसरी पॉलिसी सजेस्ट कर रहा है। तो हर किसी का अपना नज़रिया है, हर कोई डिफरेंट तरह से सोल्यूशन देख रहा है। अच्छा, लेकिन किसका सोल्यूशन कामयाब होगा वो उस वक्त के इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे मैं हमेशा इस बात की ऐसे मिसाल देती हूँ, किसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि मैं आप लोगों से पूछूं, मुझे ना यहाँ से गुलशन जाना है, आप लोग बताएं कि यार कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। एक रास्ता जो है ना वो मुझे रोशनी बताती हैं, एक रास्ता जो है ना अनम बताती हैं, एक दुआ बताती हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है ना। लेकिन किसका रास्ता सही होगा वो डिपेंड करता है उस टाइम पर। जैसे आप गूगल मैप खोलते हैं ना, गूगल मैप कहता है कि बेस्ट रूट, इस वक्त ट्रैफिक को देखते हुए जो बेस्ट रूट है वो ये रूट है। तो आप में से कोई भी गलत नहीं बता रहा मुझे रास्ता, सब इवेंचुअली मुझे गुलशन पहुंचा देंगे, लेकिन सिचुएशन बताएगी कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सबसे बेहतरीन होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल यही बात है कि आपको इकोनॉमिक्स में बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स मिलेंगे। तो यहाँ ये फिजिक्स वाला मामला नहीं है, मेडिकल वाला वो वाला मामला नहीं है कि जिसमें ये होता है कि एक थ्योरी आती है, वो पुरानी थ्योरीज को जो है वो क्या कर देती है, भाई वो सारी पुरानी थ्योरीज जो है ना ऑब्सोलीट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, उस रिजेक्ट हो गई हैं, अब ये नई थ्योरी आ गई है। यही होता है ना नॉर्मली। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब कोई न्यू थ्योरी आती है तो वो पुरानी थ्योरीज को रिजेक्ट नहीं करती, एक एक्सटेंडेड वर्जन कहलाता है, ठीक है, एडिशन हो जाता है इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो एडम स्मिथ जिस स्कूल से बिलोंग करते थे उसको हम क्या कहते थे? क्लासिकल स्कूल। ये क्लासिकल एक ट्रेडिशनल मतलब निकलता है ना, क्लासिकल म्यूज़िक, ट्रेडिशनल म्यूज़िक, पुराना जो म्यूज़िक हुआ करता था, तो ये वही वाली बात है। ये आगे हमारे एक इकोनॉमिस्ट आए थे भाई जिनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स, उन्होंने कहा था कि मुझसे पहले के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या हैं? क्लासिकल। हम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, मुझसे पहले के सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये किसी ने उनको नाम दे दिया था, ये इन्होंने अपने आप को नाम नहीं दिया था कि मेरे थॉट्स क्लासिकल हैं, ठीक है ना। तो ही इज़ द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। अच्छा, क्योंकि इनिशियल छोटी छोटी सी बातें हैं, ये बताना ज़रूरी है ताकि सब्जेक्ट का एक सेंस क्रिएट हो आप लोगों को। अच्छा, ये थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, बुक का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन बुक किस नाम से मशहूर है? वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से। 1776 में उन्होंने अपनी बुक लिखी। अच्छा, आप बुक के नाम पे भी फोकस करें ज़रा, वेल्थ ऑफ नेशंस। अब इस बुक में क्या होगा कि अगर किसी नेशन को वेल्दियर बनना है, तरक्की करनी है, डेवलप्ड बनना है, रूल करना है, पुराने ये थॉट तो खैर अभी भी है, लेकिन पुराने ज़माने में ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री पे रूल करना है, पावरफुल बनना है। थॉट तो अभी भी है, सामने से कोई इतना ज़्यादा उसको अब बोलता नहीं है, पीछे तो थॉट वही चल रहा है। तो ये बाकायदा ये बुक लिखी गई थी इस बात पे कि अगर कोई कंट्री पावरफुल बनना चाहता है, रूल करना चाहता है दूसरी कंट्रीज़ पर, तो उसको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस बुक तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी थी, इसमें बहुत सारी बातें थी, बहुत थ्योरीज थी, लेकिन ये कि हमने उसमें से सिर्फ इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन निकाल ली कि अकॉर्डिंग टू स्मिथ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। बहुत ही छोटी सी एक डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये कह लें कि इन्होंने दरिया को कूजे में बंद करने का जो एक मुहावरा है ना, ये वो डेफिनेशन है कि डेफिनेशन देखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसकी जो डीप में जाए तो बहुत गहरी बात है जो उन्होंने कर दी इसमें। अच्छा, सबसे पहली बात तो यहाँ क्लियर करने की ये है कि वेल्थ से क्या मुराद है।
नॉर्मली जब हम वेल्थ की टर्म सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आते हैं? डॉलर आते हैं ना, आंखों के सामने डॉलर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो स्मिथ है ना, उनका वेल्थ से मुराद पैसा नहीं था, ठीक है ना। उनका मतलब यहाँ वेल्थ से क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज। जो एक नेशन, एक इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उसको उन्होंने वेल्थ का नाम दिया था। गुड्स एंड सर्विसेज को वेल्थ हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं यही हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना। पैसा डायरेक्टली कोई वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आपकी जेब में 1000 रुपये का नोट है, आप मार्केट जाते हैं, कोई चीज़ आप अवेलेबल ही नहीं है, तो वो 1000 रुपये का नोट तो खा के नहीं आप अपनी, या उसको पहन के तो ज़रूरत नहीं पूरी करेंगे अपनी। तो इवेंचुअली तो आपको कोई चीज़ ही चाहिए ना, कोई गुड या सर्विस चाहिए अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो मेन जो वेल्थ है वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो पैसा नहीं है। अब यहाँ पे स्मिथ ने, क्योंकि ये तो बहुत ही शॉर्ट सी डेफिनेशन है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें, स्मिथ ने कहा कि अगर किसी इकोनॉमी को वेल्दियर बनना है ना, उसके 4 पिलर्स हैं जिस पे उसको काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग ड्यूरिंग क्लास नोट्स बनाना चाहें या क्लास के बाद बनाना चाहें। ये जो वन नोट की फाइल है इसको PDF में करके मैं आप लोगों को भेज दिया करूँगी ग्रुप में। तो और आप लोग कोशिश करिएगा कि जिस कॉन्सेप्ट में अगर मैं कोई एग्जांपल दे रही हूँ तो उसको अपने ओन वर्ड्स में ज़रूर कोट करिएगा उसके साथ, ताकि वो कॉन्सेप्ट याद रहे आपको हमेशा। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। कह रहे हैं कि अगर ये ना फाउंडेशन है, अगर किसी नेशन ने इस पे काम कर लिया तो वो डेवलप्ड हो जाएगी, पावरफुल बन जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एक प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ पे। ज़ाहिर है अब हमें ये बात पता है कि वेल्थ से मुराद जो है पैसा तो है नहीं, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी इकॉनमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये समझने वाली बात है कि ये जो चैनल है ना, ये पूरा आपस में इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि पहले का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। और जब ये आप जिस तरीके से नीचे आएंगे उसी तरीके से फिर वापस ऊपर भी आएंगे। यानी सिंपल सी बात है, कंजम्पशन होगी तो प्रोडक्शन होगी और प्रोडक्शन होगी तो कंजम्पशन होगी, तो बिल्कुल इंटरलिंक्ड है ये। अब मैं इसको बहुत आसान तरीके से मैं कहती हूँ कि भाई आप सिंपल ये बात सोचें कि आपकी शहर में, सिटी में, एरिया में कोई फैक्ट्री लगती है, कोई इंडस्ट्री लगती है। कोई इंडस्ट्री तो चलो एक वो बड़ी टर्म हो जाएगी, कोई फैक्ट्री लगती है, कोई कंपनी खुलती है, क्या होगा उससे? सबसे पहली बात ये कि जब कोई कंपनी ओपन हो रही है, कोई फैक्ट्री बन रही है, खुल रही है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे होंगे, या तो गुड्स बन रहे होंगे या सर्विसेज परफॉर्म दी जाएंगी आपको, ठीक है ना। तो वेल्थ की प्रोडक्शन होगी, ठीक है ना। अच्छा, उस गुड्स को बनाने में या सर्विसेज को देने में कुछ चीज़ें चाहिए आपको, कुछ फैक्टर्स चाहिए, जिनको हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं। मिसाल ले लें STT की। STT क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, कोई गुड तो नहीं बना रहा, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको सी एजुकेशन दे रहा है, ये सर्विस दे रहा है आपको। STT खोलने के लिए क्या चीज़ें चाहिए थी? सबसे पहले जगह चाहिए, यानी लैंड, ठीक है ना। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ तो क्या आ जाती है? किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको लैंड चाहिए। और ये हम अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि लैंड से मुराद सिर्फ ज़मीन नहीं होती इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में लैंड की बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। बहरहाल अभी इसको जगह ही समझ लेते हैं, ठीक है ना, ज़मीन। तो सबसे पहली चीज़ तो लैंड आ गई। दूसरा क्या? ज़ाहिर है उस पर काम कौन करेगा? लैंड इटसेल्फ कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती,
ठीक है ना, आपको कुछ लोग चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए। जितना यहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है वो सारा आ गया, ठीक है ना। फिर जगह भी मिल गई आपको और टीचर्स भी मिल गए, नॉन टीचिंग स्टाफ भी मिल गया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, खाली पड़ी हुई है, तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल क्या है, वो चीज़ें जो इंसान की बनाई हुई हैं, मैन मेड है, और उनके थ्रू हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं। मिसाल ले लें, लैपटॉप है, इस वक्त मैं लैपटॉप को यूज़ कर रही हूँ पढ़ाने के लिए। ये लैपटॉप किसका, नेचुरल बना हुआ है, कोई नेचुरल हमें ज़मीन से कहीं से मिला है, नहीं, हमारा अपना बनाया हुआ है, और इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं। इस वक्त मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ इस लैपटॉप के थ्रू, ठीक है ना। तो हमें कैपिटल चाहिए कोई भी चीज़ बनाने के लिए। कैपिटल इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, मशीन भी हो सकती है, टूल्स भी हो सकते हैं। इस वक्त फर्नीचर भी कैपिटल ही है, क्योंकि ये भी आपको फैसिलिटेट करने के लिए ही रखा गया है यहाँ पे। और फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कौन है, एंटरप्रेन्योर, जिसने इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके डिसीजन लिया कि भाई फला चीज़ प्रोड्यूस करनी है, फला सर्विस प्रोवाइड करनी है। एंटरप्रेन्योर जिसने रिस्क लिया। हम में से कितने लोग हैं जो करना बहुत चाहते हैं, फला बिजनेस, ये बिजनेस, लेकिन किस वजह से नहीं कर पाते, रिस्क। अगर नहीं चला तो, अगर लॉस हो गया तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर भी एक इंसान है और लेबर भी एक इंसान है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेबर रिस्क नहीं ले रहा, एंटरप्रेन्योर क्या ले रहा है, रिस्क ले रहा है। यहाँ कोई बच्चा ना आए, हमें तो अपनी सैलरी मिलेगी, भाई ये हमारा तो मसला नहीं है, ये किसका मसला है, ये एंटरप्रेन्योर का सर का दर्द है, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर रिस्क ले रहा होता है। तो ये वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनको यूज़ करके कोई भी चीज़ बनाई जाती है। अब एक फैक्ट्री खुली, एक कंपनी खुली आप उधर, आपके उधर, वहाँ पे लैंड भी यूज़ हो रही है, लेबर भी यूज़ हुआ, कैपिटल भी, एंटरप्रेन्योर भी, जाहिर है एंटरप्रेन्योर तो बेसिक एक फैक्टर है। तो जब जो लोग वहाँ पे सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं उनको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। यानी यहाँ एसटीटी की लैंड किसी से ली गई है, ठीक है ना, ये जगह किसी और की थी, रेंट पे ली गई, तो जो उसका ओनर है उसको क्या मिल रहा होगा, रेंट मिल रहा होगा, ठीक है ना। लेबर्स को क्या मिल रही होंगी, सैलरीज मिल रही होंगी। कैपिटल का रिवॉर्ड अभी हम आगे समझेंगे, कहा जाता है इंटरेस्ट। कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है, किस तरह से उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे बात करेंगे। और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या कहलाता है, प्रॉफिट। तो उसका रिस्क लेने का रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट, ठीक है ना। तो बेसिकली जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, इनकम जनरेट होती है। जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो उसके नतीजे में इनकम जनरेट होती है, जो क्या हो रही होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ तो समझ में आता है हमें, ज़ाहिर कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी तो एक्सचेंज होगी ना, ठीक है ना। खादी जो कपड़े बना रहा है वो खादी का ओनर खुद पहन लेता है, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज है ना इकोनॉमी के अंदर। तो रिसोर्सेज की एक्सचेंज हो रही है। मेरी एक ज़रूरत थी, लेट्स से आप बहुत पुराने ज़माने में चले जाएं, जब जंगलात में रहते थे, एक बंदा फिशिंग बहुत अच्छी करता है, एक बंदा है जो फार्मिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन उसको फिशिंग की सेंस नहीं है। दोनों की ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी, एक्सचेंज के थ्रू। हर बंदा अपनी हर ज़रूरत खुद से पूरी नहीं कर सकता, ट्रेड की हमें हर हाल में ज़रूरत पड़ती है, एक्सचेंज की, ठीक है ना। तो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ होगा तो सबकी वांट सेटिस्फाई होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम जनरेट होगी। ये जब ही होगा जब प्रोडक्शन होगी। इनकम किस फॉर्म में जनरेट होगी, रेंटल इनकम के फॉर्म में, इंटरेस्ट इनकम की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में और प्रॉफिट की फॉर्म में। और जब लोगों के पास ये पैसा आएगा रेंट की फॉर्म में या इंटरेस्ट की फॉर्म में या वेजेस की फॉर्म में या प्रॉफिट की फॉर्म में, तो उस पैसे को क्या करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया उनको, उन्होंने एक काम किया और उनको वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है, उस काम का रिवॉर्ड मिल गया। अब मेरे पास पैसा आ गया, मैं पैसा लेकर घर आ गई, अब मैं क्या करूँगी, भाई खर्च करूँगी। पैसा रखता तो नहीं है ना मुझे अपने पास, तो मुझे सैलरी मिली है तो भाई मुझे ग्रॉसरी करनी है, मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने हैं, 1000 चीज़ें करनी है, तो मैं फिर क्या करूँगी, कंज्यूम करूँगी उसको, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ करूँगी। तो बेसिकली प्रोडक्शन होगी तो एक्सचेंज होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी और तो कंजम्पशन होगी, और कंजम्पशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही क्या हो रही होगी, प्रोडक्शन होगी। तो ये सारे पिलर्स क्या हैं, बिल्कुल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और ये फाउंडेशन है।
कोविड में क्या हुआ था, इकोनॉमीज क्यों कोलैप्स कर गई थी, क्यों हमने एक टर्म यूज करी थी रिसेशन। कोविड टाइम के लोगों को तो भाई सबको पता होना चाहिए, टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हुई थी कि इकोनॉमीज रिसेशन में चली गई हैं। रिसेशन किसे कहते हैं, बुरे हालात, डाउन टर्न, इकोनॉमी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है इकोनॉमी का, ठीक है ना, लोग जॉबलेस हो जाते हैं, लोगों की इनकम खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही थी उस टाइम पे, जो उस टाइम के हालात थे उसमें क्या हो गया था, प्रोडक्शन रुक गई थी, प्रोडक्शन बहुत कम हो गई थी। कितनी फार्म्स हैं जो बंद हो गई थी उस टाइम पर, क्यों? क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड थी। लोग कितने जॉबलेस हुए उस टाइम पर, कितनी लोगों की जॉब्स गई, उनकी इनकम गई तो उन्होंने डिमांड कम करी चीज़ों की, डिमांड कम करी तो प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो गई, प्रोडक्शन कम हुई तो वर्कर्स की और डिमांड कम कर दी गई और लोग जॉबलेस हो गए। तो समझ रहे हैं, ये एक ऐसा मल्टीप्लायर इफेक्ट है जो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एडम स्मिथ ने कहा कि अगर किसी इकोनॉमी को वेल्दी बनना है तो उसको क्या करना होगा, इन 4 पिलर्स पे काम करना होगा। अगर ये 4 पिलर्स आपके बेहतरीन चल रहे हैं, आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, हम आगे जाके एक पढ़ेंगे, एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, आप सबने सुनी होगी, जीडीपी। जीडीपी की टर्म अनम सुनी है कभी? सुनी हुई है, ठीक है ना। हम डिफरेंट कंट्रीज़ की जीडीपी की बात करते हैं, फला कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है, फला कंट्री की जीडीपी उसकी रिलेटिवली कम है। ये जीडीपी क्या है? ये जीडीपी यही है मेनली कि एक कंट्री एक साल में कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है। यानी अगर आपको इकोनॉमी की परफॉर्मेंस देखनी है तो आप किस तरह से देख रहे होते हैं, वो कितनी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, कितनी वैल्यू की चीज़ें बना रही है, उससे इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पता चलती है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें उससे लिंक्ड हैं। जितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होगी उतना लोग एक्सचेंज कर रहे होंगे चीज़ों को, उतना लोगों की इनकम होगी, उतना लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, ठीक है। तो हायर जीडीपी क्या इंडिकेट करता है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है इस कंट्री का। बात आ रही है समझ में? तो देखिए कितनी छोटी सी डेफिनेशन थी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, लेकिन उसमें कितनी डीप उन्होंने सारी बातें करी, ठीक है ना। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सिर्फ इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नया सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज डेफिनेशन पेपर पर्सपेक्टिव से शायद 0.5% ही इंपॉर्टेंट हो मुश्किल से, क्योंकि डेफिनेशन इतनी सिंपल बात आपसे बहुत ही, उसको अगर आप लोगों पे रहम आ रहा होगा तो ही पूछेगा, अदरवाइज़ ये बातें ऐसे इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती पेपर में। दूसरे भाई हमारे आ जाते हैं एल्फ्रेड मार्शल। अच्छा, ये मैंने मार्शल की थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, 5:30 तक क्लास रखते हैं अपनी। हमारी आपकी नेक्स्ट क्लास 6 है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे एडम स्मिथ भाई थे, इन्होंने जब ये डेफिनेशन दी थी ना वेल्थ के ऊपर, तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था, ठीक है ना। और इसकी रीज़न ये थी कि भाई उस टाइम जो है ना जिस जगह पे वो थे और वहाँ पे पादरी सिस्टम जो होता है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था और पादरियों को बहुत अहमियत दी जाती थी। यानी गवर्नमेंट लेवल पे भी अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उनसे पूछ के, और ये सब बड़ा उनका इन्फ्लुएंस था। तो जब इन्होंने ये डेफिनेशन दी तो उन पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया। उसकी रीज़न क्या थी? उन्होंने बोला भाई आप एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो वेल्थ बेस्ड है, वेल्थ सेंटर्ड है, यानी आप लोगों को वेल्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो लोगों में क्या पैदा होगा? लोगों में एक लालच, खुदगर्जी, हर वक्त मतलब एक वेल्थ के बारे में सोचना। अच्छा, ये शायद आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में ना आ सके इस वजह से क्योंकि एडम स्मिथ ने सिर्फ ये बात नहीं करी थी, एडम स्मिथ ने और बहुत सी बातें की थी। एडम स्मिथ का एक व्यू ये था कि हर बंदा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के मुताबिक चले, यानी मैं बेहतर समझती हूँ कोई चीज़ अपने लिए तो मैं वो काम करूँ, आप जो बेहतर समझती हैं अपने लिए आप वो काम करें। जब मैं अपनी इंटरेस्ट को देखते हुए काम करूँगी तो मुझे फ़ायदा मिलेगा, आप अपने इंटरेस्ट को लेकर काम करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। पूरी इकोनॉमी का जो वेलफेयर है, मैं अपनी वेलबींग पे काम कर रही हूँ, आप अपनी वेलबींग को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, तो इकोनॉमी की वेलफेयर क्या हो जाएगी? ओवरऑल मैक्सिमाइज हो जाएगी। ये इस स्मिथ का व्यू था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इस व्यू में? हो सकता है मैं अपनी वेलबींग बढ़ाने के लिए आपकी वेलबींग कम कर रही हूँ, हो सकता है मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही हूँ जिससे मेरी वेलबींग तो बहुत अच्छी हो रही है, लेट्स से मैं कोई हार्मफुल ड्रग बना रही हूँ या कोई हार्मफुल मेडिसिन या कोई हार्मफुल वेपन बना रही हूँ,
उससे मुझे तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे लोगों की वेलबींग कम हो रही है, उससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है किसी न किसी तरीके से। तो हो सकता है कि एक बंदा अपनी वेलबींग बढ़ा रहा हो दूसरे की कॉस्ट पे। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए चले तो इकोनॉमी का वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाए। क्योंकि लोग क्या, इससे क्या होता है, अगर मैं बोलूँ भाई आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ जो अपने लिए अच्छा समझ रहे हैं वो आप दूसरों के लिए भी अच्छा हो। भाई हम सोसाइटी में रहते हैं ना, किसी जंगल में तो अकेले रहते नहीं है कि हमारी एक्टिविटी का फ़ायदा नुकसान सिर्फ हम तक ही है। हमारी एक्टिविटी का असर दूसरे पे भी तो पड़ता है, सोसाइटी पे भी तो पड़ता है, ठीक है ना। तो इनको बहुत क्रिटिसाइज, सबसे पहले तो अपने नाम से आओ, फिर बताऊंगी, पूछूंगी कि क्या समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो टेक्नो भाई अपने नाम से आ जाएं आप। तो बेसिकली एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया गया इस बात पर कि आप जो व्यू दे रहे हैं ना कि हर कोई अपना फ़ायदा देखते हुए चले और ये सब, ये बड़ा गलत एक इकोनॉमी सोसाइटी में इफेक्ट लेकर आएगा। इससे लोग हर कोई अपने बारे में सोचेगा, एक खुदगर्जी, लालच, ये सारी चीज़ें जो है ना वो पैदा होंगी। उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया इस बात पर, और मेनली उनको कहा गया कि भाई आपने बस वेल्थ के बारे में ही बात करी, वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन दे दी। जो हमारे मार्शल साहब आए, उन्होंने अपनी बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में, और आप नाम देख रहे हैं ये भी हैं तो क्लासिकल स्कूल से ही बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम के साथ एक और नाम टर्म ऐड कर, नेओ, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये स्मिथ के फॉलोअर नहीं है। भाई एडम स्मिथ थे, उनके कुछ व्यूज़ थे, रोशनी ने उससे जो है ना वो क्या किया, बिल्कुल कि बिल्कुल सही कह रहे हैं स्मिथ, मैं स्मिथ को बिल्कुल फॉलो करती हूँ, और इन्होंने स्मिथ की डेफिनेशन को आगे एक्सटेंड करा, फर्दर उस पर काम करा, ये स्मिथ की फॉलोअर कहलाएं। इनको भी हमने क्या बोला, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। फिर आई अनम ने बोला कि नहीं भाई मैं थोड़ा इख्तिलाफ रखती हूँ, हाँ कुछ बातें तो स्मिथ सही कह रहा है और रोशनी सही कह रही है, लेकिन कुछ बातों से मुझे इख्तिलाफ है, और इन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी, ठीक है ना। इनकी थ्योरी भी वो मॉडर्न थॉट से पहले की थी, तो कहा तो हमने भी इनको क्लासिकल, लेकिन क्लासिकल के साथ एक नाम क्या ऐड कर दिया, नेओ, ताकि बताया जा सके कि ये हमसे अलग है। तो मार्शल भी थे पुराने ही इकोनॉमिस्ट, ठीक है, लेकिन इनको न्यू क्लासिकल स्कूल कहा गया क्योंकि इनके कुछ थॉट्स स्मिथ से डिफरेंट थे। अच्छा, इनको पता था कि स्मिथ को किस बात पे क्रिटिसाइज किया गया था कि कैसी डेफिनेशन दे दी जिसमें सिर्फ वेल्थ के बारे में बात हो रही है, तो इन्होंने इस बात का ख्याल रखा। और मैं अगर आपको वन लाइन समझा दूँ इसकी, तो इन्होंने सिर्फ ये काम किया कि इन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है ना, इसमें सिर्फ हम वेल्थ के बारे में नहीं पढ़ते बल्कि वेलफेयर के बारे में पढ़ते हैं। इस बात पे तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था स्मिथ को कि आप सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी वेलबींग पे काम करे, अपना वेल्थ मैक्सिमाइज कर, ज़्यादा ज़्यादा उसको मिल जाए, इससे वेलफेयर का कॉन्सेप्ट नहीं आता कहीं भी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को कुछ दे रही हूँ सदक़े के तौर पे, तो मैं बदले में कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ उससे कि मुझे वो आगे से कुछ देगा, वेल्थ देगा, कुछ देगा, तो जो नेकी का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है ना। अगर आप के लिए वेल्थ सब कुछ है तो आप देंगे भी नहीं किसी को कुछ, मुझे क्या बदले में मिल रहा है, फिर आप हर काम वही करेंगे जिससे आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, तो मुफाद परस्त बन जाएंगे ना आप, तो खुद गर्ज, जो दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा। तो वो उन्होंने कहा कि ये इससे तो भाई सोसाइटी की वेलफेयर ही ख़त्म हो जाएगी। तो मार्शल ने बेसिकली जो बात करी उसका एंड कंक्लूजन ये था कि उन्होंने फोकस शिफ्ट करना चाहा वेल्थ से वेलफेयर पे। हालांकि हमें ये बात पता है कि वेलफेयर विदाउट वेल्थ पॉसिबल नहीं है, तो बैकग्राउंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वेल्थ चल रही है, लेकिन उन्होंने फोकस चेंज कर दिया। क्या फोकस वेल्थ नहीं है, फोकस क्या है, वेलफेयर है। तो इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई जो कि वेलफेयर पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही थी, ठीक है ना। चलें इनकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी जो है ना वो कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन है, इन पे भी क्रिटिसाइज किया गया था। खैर, इन्होंने जो सबसे अहम काम किया इस डेफिनेशन में, उनकी जो फर्स्ट लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इकोनॉमिक्स का पूरा व्यू चेंज कर दिया। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ये मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइएगा कि ये स्क्रीन का इफेक्ट आप लोगों तक तो नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास पीसी बार बार बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो ये इफेक्ट
ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी कुछ आ रहा है या उनकी क्लास बिल्कुल ओके चल रही है? ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, इंसान के बारे में। स्मिथ ने क्या कहा था, हम वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ना कैसा डेफिनेशन से कैसे इफेक्ट पड़ता है वो एक। अब जब आपको क्रिटिसिज्म आपको सुनने को मिला तो आपको पता चला कि वो कैसे नेगेटिव एक सेंस जहन में ला सकता है। इन्होंने कहा हम इंसान के बारे में पढ़ते हैं कि इंसान अपनी डेली ऑर्डिनरी लाइफ में कैसे डिसीजन मेकिंग करता है, कैसे ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है ना। ये हम यानी हम मैन काइंड के बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। और बाकी में आप इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे हर थ्योरी आपके ऊपर है। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि ये ह्यूमन बिहेवियर है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो लोग उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये किसका बिहेवियर बताया जा रहा है, हम लोगों का, इंसान का बिहेवियर है। तो हम ह्यूमन बिहेवियर ही पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में। तो सबसे मेन चीज़ जो स्टडी हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स वो मैन काइंड को पढ़ रहे हैं कि इंसान कैसे डिसीजन मेकिंग करता है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, यानी इकोनॉमिक्स मेनली किस पार्ट पे फोकस कर रही है, इंडिविजुअल्स के और सोशल एक्शन से मुराद ये कि ज़ाहिर ये जो इंडिविजुअल है ये जंगल में तो नहीं रह रहा, सोसाइटी के अंदर ही रह रहा है, विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ द मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। अच्छा क्या मतलब हुआ जी, मुश्किल सी बात लग रही है। सिंपल सी बात वो ये कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स में इंसान को कौन सी डेली बिजनेस ऑफ लाइफ के कौन से मैटर्स पढ़ते हैं कि कैसे इंसान मटेरियल रिक्विजिट्स किसे कहते हैं, चीज़ें, मटेरियल टेंजिबल चीज़ें, इमटेरियल आप और मटेरियल चीज़ें। आपने जैसे टेंजिबल और इनटेंजिबल का डिफरेंस पता है ना। टेंजिबल एक चीज़ को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनटेंजिबल में सर्विसेज आ जाती हैं। इनकी डेफिनेशन की खराबी ये थी कि इन्होंने सर्विसेज ही नहीं ली, इन्होंने सिर्फ मटेरियल चीज़ों पे बात करी जिस पे इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। बहरहाल तो इन्होंने ये कहा कि इंसान कैसे चीज़ों को हासिल करता है और उनके थ्रू किस अपनी क्या बढ़ा रहा होता है, वेल बीइंग बढ़ा रहा होता है। ज़ाहिर है जब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उससे हमें कोई ना कोई फ़ायदा मिलता है। मेरे पास इस वक्त मोबाइल है, इस मोबाइल से मुझे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, मैंने वॉच वेयर करी हुई है, इस वॉच से मुझे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, कोई वेल बीइंग मेरी बढ़ रही है। मतलब क्या हुआ ये समझ में नहीं आया। मैं आपको सिंपल स्मिथ की डेफिनेशन से इसका कंपैरिजन बताती हूँ। स्मिथ ने कहा था कि हम वेल्थ को पढ़ते हैं वेल्थ के लिए। बात आ रही है समझ में? मार्शल ने बोला हम वेल्थ को पढ़ते हैं कि वेल्थ को यूज कैसे किया जाए, वेल्थ के लिए नहीं पढ़ रहा है। देखिए ना फोकस चेंज हो रहा है। हम वेल्थ को वेल्थ के लिए नहीं पढ़ रहे, बस वेल्थ कैसे हासिल करनी है, नहीं, वेल्थ कैसे यूज करनी है, कैसे उसको एलोकेट करना है, ये मेन फोकस है इकोनॉमिक्स का। कैसे एलोकेट करना है कि इकोनॉमी का वेलफेयर क्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि भाई गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं, डिफरेंट तरीके उन फंड्स को यूज़ करने के, वो कौन से तरीके पे फंड लगाए, कौन से तरीके पे फाइनेंसिंग करे जिस पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के फ़ायदा पहुँचे। तो वेल्थ को यूज़ करने के तो बहुत वेल्थ तो हासिल तो हो जाएगी, लेकिन उस वेल्थ को यूज़ कैसे करना है, हाउ टू यूज़ दैट वेल्थ, ये मार्शल ने अपनी डेफिनेशन पे इस पर बात करी थी, ठीक है ना, कि उससे लोगों का वेलफेयर क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो मेन फोकस आपको सिर्फ ये दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली बात ये कि स्मिथ से ये डिफरेंस है कि इन्होंने वेल्थ से वेलफेयर पे फोकस लेकर आए। दूसरा ये कि स्मिथ ने सिर्फ वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन दी थी, मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, मैनकाइंड की स्टडी है। जैसे हम इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं, मैनकाइंड के बारे में पढ़ रहे हैं, वेल्थ के बारे में नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। तो ये कुछ दो तीन बातें हैं जो आपको जहन में रखनी है, ठीक है ना। इसको क्या हो गया है पता नहीं, ये अलग सर में अच्छा, अगर हम जितनी जल्दी इसको करेंगे उतना जल्दी फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होगा। तो हम जिसको जितना लंबा खींचेंगे ये उतना बोरिंग होता चला जाएगा। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आज डेफिनेशंस तो कर लें हम तीनों। 3 डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स आपके कोर्स में ऐड की गई हैं। इसके अलावा बहुत सारी इकोनॉमिस्ट हैं जो इन बिटवीन आए और इनके बाद आए, लेकिन ये 3 डेफिनेशंस क्योंकि बहुत फेमस डेफिनेशंस कंसिडर की जाती हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कंसिडर की जाती हैं, इस वजह से इनको ऐड किया गया। जो थर्ड डेफिनेशन आपके पास आ रही है वो है लायनल रॉबिन्स की,
और यहाँ फाइनली आप देख रहे हैं कि इनके नाम के साथ कोई क्लासिकल नहीं लगा हुआ, ये मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो बुक लिखी वो कब लिखी है, 1932 में। स्मिथ 1776 में बुक लिखी उन्होंने, मार्शल ने 1890 में लिखी, ये आगे आ गए, ठीक है ना। तो बेसिकली इन्होंने अपनी बुक लिखी 1932 में, और इनकी डेफिनेशन अब तक की मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन कहलाई जाती है, और कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स का इन्होंने एक ब्रॉड व्यू दिया जो हमें बाकी डेफिनेशंस में इतना ज़्यादा नहीं मिलता। और जब आप इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि मिस ने जो बिल्कुल स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स का मतलब हमें समझाया था वही हम इस डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है भाई डेफिनेशन में, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस which studies human behavior as a relationship between multiple ends। multiple ends का यहाँ पे क्या मतलब है, ends का मतलब है bonds, multiple ends यानी हमारी multiple bonds हैं, and scarce means क्या है, resources। तो हम इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजी में भी क्या पढ़ना है, हम ह्यूमन बिहेवियर ही तो पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर के कौन से एस्पेक्ट को पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। और मज़ीद इस पे ये कि वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके यूजेस क्या हैं, ऑल्टरनेटिव। तो जब किसी चीज़ के ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं ना, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इसको कहाँ लगाएं। जैसे मैंने टाइम की एक मिसाल ली, टाइम के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, बहुत सारा काम कर सकते हो आप इस 1-1.5 घंटे में। मनी के ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं, लैंड के ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं। एक ज़मीन पड़ी हुई है, उसको आप एग्रीकल्चरल लैंड भी बना सकते हो, उस पर आप स्कूल भी बना सकते हो, उस पर आप हाईवे भी बना सकते हो, उस पर हॉस्पिटल भी बना सकते हो, मल्टीपल स्टेडियम बना सकते हो, बहुत सारे यूजेस हैं। सो यू हैव टू डिसाइड ना कि इस रिसोर्स को कहाँ एलोकेट करना है कि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अगर वो गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट क्या सोचे कि उससे इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अगर कोई एक इंडिविजुअल कर रहा है तो वो क्या करेगा, उससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम इकोनॉमी को देते हुए नहीं करते मेरे सीए करने से इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा। होगा गोल आपने ये बनाना है, लेकिन आपने जो डिसीजन लिया वो ये सोचते हुए नहीं किया कि मैं इसलिए सीए चूज़ कर रही हूँ कि मुझे अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुँचाना है। बहुत कम ही लोग होते होंगे जो ऐसे ये सोच के डिसीजन लेते होंगे। ज़्यादा का डिसीजन क्या होता है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरी फ्यूचर पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हुए काम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये एक मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो हमें रॉबिन्स की डेफिनेशन से पता चली कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यहाँ हमेशा मैं एक छोटी सी मिसाल देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ जिससे रॉबिन की डेफिनेशन कंक्लूड हो जाती है, और वो ये मिस एग्जाम्पल है, हमेशा देती हूँ, कांस्टेंट है मेरी, ठीक है ना। वो ये कि फॉर एग्जाम्पल यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट और आपको एक बजट दिया जाता है, लेट्स से 100 बिलियन कर देते हैं इसको, बहुत ही बड़ा बजट मिल गया आपको। खैर, आपको ना ट्रांसपोर्ट पे कुछ काम करना है, ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना है। मैं आपको खुद से कुछ चॉइसेस दे रही हूँ, चॉइसेस तो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। मैं आपको खुद से एक चॉइस दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप जो है ना, जो कार्स वगैरह हैं, लग्जरी कार्स वगैरह, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे लगा दें इस पैसे को, क्योंकि मुझे एग्जांपल भी तो अपनी खुद की बनानी है ना, ताकि मैं अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट दिखा सकूँ। तो दूसरा क्या है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर सकें। कंस्ट्रेन क्या है, एक सीएफओ जब बैठ के जब उसको कोई गोल बताया जाता है ना, कंपनी का ये गोल है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो उसके जहन में सबसे पहले क्या चीज़ आती है कि जो रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ करके इस गोल को अचीव करना है, वो रिसोर्सेज कितने हैं और उनके क्या कंस्ट्रेन है, उनको किस हद तक यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे भी कंस्ट्रेन है जो आपको सबसे पहले पता है। पहली बात तो ये आपके पास सिर्फ 100 बिलियन है, पहला कंस्ट्रेन। दूसरा कंस्ट्रेन, ये 100 बिलियन दोनों पे नहीं लग सकता, ये एक ही पे लग सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कोई एक,
ठीक है ना, मैंने आपको आसानी के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए हैं। अब आप गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। गवर्नमेंट से मुराद कौन है? जो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचे। तो मैं जैसे ही गवर्नमेंट की बात करती हूँ स्टूडेंट्स आगे से पूछते हैं मिस हमारी गवर्नमेंट, तो भाई हम अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक गवर्नमेंट जो लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचती है और आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका फ़ायदा सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप को नहीं हो रहा होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा? पूरी सोसाइटी को होगा, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ लग्जरी कार्स बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं तो ये सिर्फ एलीट क्लास तक इसका फ़ायदा रह जाएगा, जो सिर्फ उसको अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने की तरफ जाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा? मेजॉरिटी तक पहुंचेगा। तो हमें रॉबिन्स की डेफिनेशन से हमें सिर्फ ये हम कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो हमने अपने रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना है कि उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। हम चाहते तो ये कि दोनों ही कर लें तो क्या ही बात होती, लेकिन मसला ये कि दोनों नहीं कर सकते, तो वो करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ये हमारी हर डिसीजन मेकिंग का ये ऑब्जेक्टिव है और इकोनॉमिक्स यही डिसीजन मेकिंग आपको सिखाती है, ठीक है। तो ये ऐसी नहीं आ जाती कि आप में कोई इंजेक्शन लगाते हैं डिसीजन मेकिंग पावर आ गई। ये बेसिकली जब आपको चीज़ों की नॉलेज होती है, जितना ज़्यादा आपको इल्म होता है उतना बेहतर आप डिसीजन मेकर बनते हो। तो ये आपको नॉलेज इकोनॉमिक्स से मिलेगी, ठीक है ना। चलें आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का कोई ग्रुप है, जनरल ग्रुप जिसमें आप सब हो? ठीक है, तो ये मैं फिर एडमिन से कांटेक्ट करके आपसे उनको बोलती हूँ कि भाई कोई ऐसा ग्रुप बनाएं। अभी तो जाहिर है कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो एक अनरजिस्टर्ड ग्रुप जिसमें सब ऐड हो जाओ ताकि मैं आप लोगों को मटेरियल भेजना शुरू करूँ। तो फिर अगर उसमें टाइम लग जाएगा तो आप लोग रीडिंग कहाँ से करेंगे? तो आप लोगों के पास एटलीस्ट बुक होनी चाहिए जिसको आप रीड करें। चलें जी, थैंक यू इतने पेशेंस के लिए। जी चलें जी, अल्लाह हाफिज़।